हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट शुरू कर दिया था, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ भी लिया था। अब हम उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक नया वर्ड मैंने बोल दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको तो मैंने बताया ही नहीं है, तो अभी जान लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी एक सिंपल सेंटेंस की बात करूँगी, पहले प्रेजेंट टेंस को एक सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हिंदी में हमने बोल दिया कुत्ता भौंकता है, और हाथी चलता है। सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या इसका इंग्लिश बन सकता है? हाँ, बना सकते हैं। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता का डॉग। ठीक है, भौंकना होता है बार्क। ठीक है, तो इंग्लिश हो जाएगा इसका डॉग बार्क्स। एस क्यों लगा है? डॉग याद करो, ही सी इट नाउन, मैंने नाउन्स नहीं लिखा है, नाउन। कुत्ता भौंकता, कुत्ते भौंकते मैंने नहीं बोला, कुत्ता भौंकता है, तो डॉग बार्क्स। और हाथी चलता है, और हो जाएगा एंड, हाथी का हो जाएगा एलिफेंट, चलना को हो जाता है वॉक। एस लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि ये दो सेंटेंस को एंड से जोड़े हैं। तो डॉग बार्क्स एंड एलिफेंट वॉक्स। ठीक है, वॉक्स बोल दो, स्टॉक बोल दो, जो बोलना है बोल दो, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक फ्रेज मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, मैंने क्लास के शुरू में ही एक लाइन बोला था। ठीक है, वो लाइन थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, तो फिर दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आ गया। ठीक है, समझते हैं। देखो, जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना, जो हम वाक्य बोलते हैं दुनिया में, उसमें पार्ट 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, लेकिन टाइप 4 होते हैं, 4 टाइप होंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं तो सीख रही हूँ आप लोगों से, तो देखते हैं। दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। नाम देख के कभी मत घबराना, क्योंकि एक ही नाम हर जगह रिपीट होने वाले हैं, हर टेंस में रिपीट होने वाले हैं, हर सेंटेंस में रिपीट होने वाले हैं। तो नाम देख के कभी मत डरना। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चे गलती करते हैं ना, वो बड़ा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सबसे पहले डर जाते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी, और उसे शायद बिना पढ़े भी छोड़ देते हैं। बट एक बात आप भूल जाते हो कि जितनी ज़्यादा सेंटेंस बड़े होंगे, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी, और इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, सवाल सॉल्व उतनी ही आसानी से होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जितना छोटा, इन्फॉर्मेशन उतना कम, इन्फॉर्मेशन जितना कम, प्रॉब्लम उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी होता है। निगेटिव सेंटेंस है कुछ नहीं, बस बड़े बड़े नाम हैं, इसके अंदर है कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हो जाता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, कुछ नाम लिख ली, घास, मूली, गाजर, जो भी लिख सकते हो। अब देखते हैं कि ये है क्या। पहला हमने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, लेकिन हम अभी अफर्मेटिव को छोड़ दे रहे, बाकी को समझ लेते हैं, ताकि आप अफर्मेटिव आराम से समझ जाओ बिना समझे। दूसरा हमने निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का कहने का मतलब होता है अगर सेंटेंस में कहीं से भी नॉट, नहीं, ना वगैरह वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं भी ना,
नहीं, हिंदी सेंटेंस पे लगा, और इंग्लिश सेंटेंस में नो या नॉट लगा हुआ, तो ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं खेलता हूँ, अगर मैं बोल दूँ उसकी जगह मैं नहीं खेलता हूँ या मैं नहीं खेलती हूँ, तो ये जो नहीं लगाया वो हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं खेलती हूँ, तो इट्स अ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या इसके लिए कोई नया रूल लगने वाला है? नो, बस थोड़ा सा फेरबदल होगा, कोई नया रूल नहीं आने वाला। ठीक है, इंटेरोगेटिव तब क्या हो जाएगा? इंटेरोगेट करना मतलब पूछना, क्वेश्चन राइज करना। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है वैसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन भी दो तरह से पूछे जाते हैं। एक ऐसे सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगर सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और अगर सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, चाह के भी नहीं दे सकते हो, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम कहते हैं WH क्वेश्चन, हुज क्वेश्चन। डिटेल में कहते हैं हुज क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। ऐसे 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, सिर्फ 9। दुनिया में सारे प्रश्नों को पूछने के लिए सिर्फ 9 ही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इससे आप कोई भी प्रश्न उठा सकते हो। ठीक है, और यस नो क्वेश्चन, एक एग्जांपल समझ लेते हैं यस नो क्वेश्चन का। क्या तुम खेलते हो? तो जवाब या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। किसी ने पूछ दिया क्या तुम खेलते हो, तो जवाब इफ़ यू आर ऑफ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे तो यू कैन आंसर एनीथिंग। बट अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको समझ में आ रहा है कि उसने क्या पूछा है, तो आप आंसर करोगे। जैसे कि आपसे पूछा गया क्या तुम खेलते हो, तो यू कैन से हाँ या ना, यस और नो। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे यस नो क्वेश्चन। यानी कि जब भी आप हिंदी के वाक्य को देखोगे तो आप खुद से पूछो कि वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर हाँ या ना में जवाब दे रहे हो तो वैसे क्वेश्चन कहला जाते हैं यस नो क्वेश्चन। और अगर जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, जैसे कि पहला सवाल आया क्या तुम खेलते हो, यू सेड यस, तो फिर सामने वाले पूछा तुम क्या खेलते हो, अब देखे दिखाओ जवाब हाँ या ना में दे सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं वैसे क्वेश्चन कहला जाते हैं WH क्वेश्चन, हुज क्वेश्चन। तुम क्या खेलते हो? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तुम क्यों खेलते हो? मुझे अच्छा लगता है। कहाँ खेलते हो? मैदान में खेलता हूँ। ठीक है, किसके साथ खेलते हो? दोस्तों के साथ खेलता हूँ। मैं ये जितने सेंटेंस बोल रही हूँ ना गाइस, आप इन सारी चीज़ों को अब ट्रांसलेट कर सकते हो, बस फंसोगे जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी वो मैंने बताया नहीं है। ठीक है, बाकी आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो कि जहाँ भी ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंस आ रहे, भले ही अभी आप बोलना शुरू मत करो। इफ यू आर गेटिंग हेजिटेड, अभी मत बोलो, पहले कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, ट्राई टू स्पीक टू यू। आई एम नॉट गोइंग कि आप मिरर के टू से कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, लेकिन आप अपने मन में ऐसा कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, किसका ये इंग्लिश होगा। अपने फैमिली के बीच कभी कभी 1-2 सेंटेंस बोल सकते हो, दे आर नॉट गोइंग टू माइंड कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, तो आप आराम से बोल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा भी समझ गए इंटरोगेटिव, सॉरी तीसरा, चौथा इंटरोगेटिव निगेटिव। अब क्वेश्चन पूछते पूछते हम उससे ना भी तो लगा सकते, तुम क्यों नहीं खेलते हो, कल क्यों नहीं आए, सॉरी मैं सिंपल प्रेजेंट बता रही हूँ ना, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्या वह आज नहीं आता है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट है तो ता है, ती है, ते हैं ही लगना चाहिए, कुछ और लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता, क्या वह खाना नहीं खाता। तो इन सारे में क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। अगर क्वेश्चन और नॉट दोनों एक साथ रहेगा तो उसको हम कह देते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे को समझते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। तो अब एक मैंने छोड़ दिया था कि अफर्मेटिव किसको कहेंगे, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, वैसा क्वेश्चन जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, और वैसा सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट है ना क्वेश्चन है। अगर इन तीनों को हटा दिया जाए, तीनों कैटेगरी को हटा दिया जाए, तो जो बच जाते हैं अफर्मेटिव कहलाते हैं, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, उन सारे को हम अफर्मेटिव कह देते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटरोगेटिव निगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, सो शुरू करते हैं निगेटिव को बनाना। मिटा दूं, वैसे यहाँ नोट डाउन करने जैसा कुछ है नहीं, बट इफ यू वांट टू मेक नोट्स ऑफ दिस ग्रामर यू कैन राइट इट डाउन। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, कुछ और एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं, तब फिर हम निगेटिव की ओर चलते हैं। ओके, मोहित दौड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा मोहित। डबल ई क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई है। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि कब आई लगाना है और कब डबल ई लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस है मोहित पढ़ता है, दौड़ता है, दौड़ना का रन हो जाएगा। क्या इसमें ऐसे एस लगेगा, देखिए तो ही सी इट नाउन, यस मोहित नाउन है, तो क्या हो जाएगा मोहित रन्स। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा कि निगेटिव, ये हमने जो सीखा था ये था अफर्मेटिव, ये जितने भी हैं ये है अफर्मेटिव। अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव रहा, यानी वाक्य में नहीं लगा रहा, तो हम कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट यानी जैसा है वैसा लगाएंगे, प्लस अब जैसे निगेटिव होता है एक वर्ड आ जाता है डू या डज। डज कहने का मतलब डू में ही ई एस लगा हुआ है, डज इज व्हाट नथिंग, डू में ही अगर ई एस लगा दिए तो इसको हम कहते हैं डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज अगर निगेटिव लगा है तो, प्लस नॉट, उसके तुरंत बाद भी1, और जैसे ही डू या डज लग गया तो एस ई एस लगाने का कंसेप्ट खत्म। डू या डज लग गया, डू या डज, मैं नॉट नहीं बोल रही हूँ, डू या डज लग गया तो फिर सेंटेंस के भर में एस या ई एस नहीं लगता है, और सिर्फ नहीं लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को मैं इंग्लिश करती हूँ। मोहित दौड़ता है वो मैंने लिख लिया, मोहित नहीं दौड़ता है। अब यहाँ पे एक परेशानी आपको हो सकती है कि मैंने बताया ही नहीं कि डज किस किस के साथ लगेगा, तो याद करो मेरा स्टार लाइन जो मैं बोली बार बार रिपीट होगा। डज किस किस के साथ लगेगा, ही सी इट नेम नाउन, या फिर डायरेक्टली बोलो ही सी इट नाउन। तो ये किसके साथ लगने वाला है, ही सी इट नाउन।
डज लगेगा। और अगर आप थोड़ा टेक्निक लगा सकते हो तो आप गौर करो, डज इज़ नथिंग बट डू में ईएस लगा दिए, तो जिसके साथ हम अफर्मेटिव में ईएस लगा रहे थे उसी के साथ हम निगेटिव में भी लगा रहे हैं, बस हमारा एक हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है, जैसे जिसको कि हम डू या डज के फॉर्म में, डू के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो मोहन नहीं दौड़ता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, सॉरी मोहित नहीं दौड़ता है, मोहित का क्या हो जाएगा, मोहित। अब हमको इधर कुछ नहीं देखना, जैसे हमको निगेटिव दिखा और लास्ट में ता है लगा हुआ है, हम लगाएंगे डू या डज। डज किसके साथ, डू किसके साथ, तो ही सी इट और नाउन के साथ डज, बाकी सबके साथ डू। तो ही सी इट नाउन, मोहित नाउन है तो मोहित डज। उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। मोहित डज नॉट रन। ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ, फिर से एक सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, आई। ठीक है, अब देखो डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, राइट। तो ही सी इट नाउन, क्या इनमें से कुछ भी है हमारे पास, आई इट का आई मत ले लेना। ठीक है, ये कमाल प्लीज़ मत कीजिएगा कि हमने इट का आई निकाल लिया। ठीक है, तो इट को हम ऐसे कंप्लीट ही देखेंगे, तो क्या यहाँ पे आई है, कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आई। आई के साथ अब डज तो नहीं लगेगा, तो बचा क्या, डू। आई डू नॉट, उसके बाद क्या है, नॉट के बाद V1 प्ले, नो एस ई एस, नो एस ई एस, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ऑब्जेक्ट है उसके बाद फुट बॉल। क्लियर हुआ। अब आप इस पे बेस्ड कम से कम अफर्मेटिव से 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, कम से कम। ठीक है, और निगेटिव की कम से कम 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। वैसे 10 सेंटेंस से कुछ नहीं होने वाला, वेरी प्रैक्टिकली। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप 10 बनाए और ये आपके ब्रेन में सेट हो गया, नहीं। आप हर दिन देखो चीज़ों को, अपने आसपास के चीज़ों को देखो, जो कुछ भी दिख रहा है, अगर उसमें लगता है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में अपने मन में ट्रांसलेट करो। आप उसके निगेटिव को करो, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जब पढ़ा देंगे तो आप उसको भी करो। तो ये क्या हो गई, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपके लिए काफ़ी ईजी कर देगा इंग्लिश को। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें टफ़ नहीं लग रही होंगी, अगर चीज़ें टफ़ लग रही हैं तो यू कैन कमेंट मी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर और शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, अजनबियों के बीच, जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए ताकि बंदों के लिए इंग्लिश आसान हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, और हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इजंट इट सो इजी, बहुत टफ तो नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गुड लक।